नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज लेसन 57 में समझेंगे ग्रहों की उच्च अवस्था और नीच अवस्था, यानी एक्सॉल्टेड या डेबिलिटेटेड। दोस्तों, ये वाला जो वीडियो है यहाँ आप जानेंगे ग्रहों के हिसाब से। अगले वीडियो में मैं लगन राशि के हिसाब से बताऊंगा, तो आप दोनों वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि कोई आपका कुंडली देके बोल देता है कि आपका तो राजयोग है, प्लेनेट उच्च का है, नीच का है, तो उसके सही मानने क्या हैं। क्योंकि अक्सर हम जब भी कुंडली विश्लेषण कराते हैं तो हमें लॉजिक नहीं बताया जाता, केवल ये बताया जाता है कि आपको क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जो सामने देख रहे हैं ये कुंडली, ये काल पुरुष की कुंडली है। यानी पहले घर में 1 नंबर राशि है, दूसरे घर में 2 नंबर राशि है, ऐसे करते करते 12वें घर में 12 नंबर राशि लिखी है। और इस घर के जो मालिक हैं काल पुरुष की कुंडली में, वो भी मैंने यहाँ दर्शाए हुए हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं सूर्यदेव से। अब सूर्यदेव जो है ये, जब भी आप किसी कुंडली में देखें तो सूर्य यहाँ पे अगर स्थित हो, यानी पहले घर में, यानी इंसान सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पैदा हुआ है। और अगर सप्तम स्थान में हो, इसका मतलब वही कोई और दूसरा इंसान शाम को 6-8 बजे के करीब पैदा हुआ है। तो सूर्य इस तरीके से चक्कर लगाते हैं, यानी सुबह के बाद फिर वो आफ्टरनून में इधर आ जाते हैं और फिर इवनिंग में यहाँ और फिर नाइट में इस तरफ रहते हैं। अब सूर्य जो हैं ये उच्च के हो जाते हैं 1 नंबर राशि में और नीच के हो जाते हैं 7 नंबर राशि में। दोस्तों, कालपुरुष की कुंडली में सूर्य को पंचम स्थान मिला है। पंचम स्थान ज्ञान का है, नॉलेज का, विजडम का। और यहाँ का मालिक पहले घर में आके बैठ जाए, यानी सूर्य यहाँ पे हो, तो ये बन जाता है सूर्य का राजयोग, यानी सूर्य उच्च राशि में आके बैठ गए हैं। और दोस्तों, जैसा मैंने बताया, सुबह का जन्म हो, जैसे ही हम हमारी दिनचर्या शुरू करते हैं, सुबह उठते ही लोग उठ जाते हैं, कामों पे लग जाते हैं, तो इसलिए सूर्य यहाँ पे अति विशिष्ट कारक या बलशाली होते हैं, तो उच्च के होते हैं। और वहीं इनसे विपरीत अगर देखा जाए कि वो घर है शुक्र का। अब यहाँ पे अगर सूर्य होंगे तो नीच के हो जाएंगे। उसका कारण ये है कि ये घर स्वाभाविक तौर पे शुक्र का है। सूर्य यानी राजा, और पहले घर में राजा मंगल के साथ, सेनापति के साथ था, उच्च का हो गया था। यहाँ राजा लग्जरीज, घूमने फिरने, ऐश आराम में पड़ गया, तो वो नीच का हो गया था। तो इसीलिए हमारे जो कर्म होते हैं उसमें हमें ये देखना होता है कि हम एक बैलेंस मेंटेन करें, यानी लाइफ को एंजॉय भी करें और मेहनत भी करें। अगर हमारे पास खूब पैसा है और हम सिर्फ एंजॉयमेंट पे लग जाते हैं, तो वो भी एक सूर्य की नीच स्थिति के होने की वजह से या उस तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। तो सूर्य उच्च के हुए मंगल का साथ, सेनापति का साथ राजा को मिला। और सूर्य नीच के हुए जब राजा घूमने फिरने, ऐशोराम में या लस्ट या काम वासना में डूब गया। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव जो हैं ये 2 नंबर राशि में उच्च के होते हैं और 8 नंबर राशि में नीच के। चंद्रमा चौथे घर के मालिक हैं। चौथा घर होता है सुख सुविधा का, और चंद्रदेव को रानी या माता के साथ जोड़ा जाता है। अगर ये दूसरे घर में आके स्थित हो जाते हैं तो दूसरा घर है शुक्र का, और ये घर होता है धन का। तो माता, जैसे हमने, अगर कोई भी राजा है, उसने बहुत पैसा कमाया, बहुत बड़ा राजा है, तो उसकी रानी के पास खूब सारे गहने, खूब सारे वस्त्र, खूब सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि वो राजा की कितनी मनी उसके पास है उसका शो ऑफ राजा नहीं करता। यानी रानी के पास वो अधिकार होता है कि वो अच्छे अच्छे गहने पहने, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने। राजा भी पहनता है, लेकिन उसका अधिकार, यानी कोई भी इंसान काम करता है तो वो अपनी वाइफ को सब अपनी उपलब्धियां देना चाहता है। अगर कोई इंसान बहुत मेहनत करके बहुत पैसे कमाता है तो वो चाहता है कि उसकी वाइफ के पास वो सारी चीज़ें हों। वहीं क्योंकि ये माता को भी दर्शाता है, तो अगर हम बहुत मेहनत या कुछ भी काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपनी माता के सुख सुविधा की चीज़ें बढ़ाएं। और वहीं दोस्तों, सेकंड हाउस फैमिली या कुटुंब का भी होता है, वाणी का भी होता है। इसलिए बोला जाता है कि आप वाणी ऐसी बोलिए जिससे लोग प्रसन्न हों। और अगर ये चौथा अगर इमोशंस का भी है, तो मदर को अगर फैमिली सपोर्ट मिलता है, जहाँ उसकी अपनी फैमिली की सपोर्ट हो, तो नेचुरल सी बात है कि वो फीमेल के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है कि उसकी फैमिली उसके पीछे खड़ी है। दोस्तों, वहीं इससे विपरीत चंद्रदेव 8 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं। अब ये अगर इमोशंस का है, और 8वां स्थान क्या है, एक गुप्त स्थान है। तो जहाँ हमारी इमोशंस भी डूब जाती हैं, या कहीं ना कहीं हम मंगल का जो 8वीं नंबर राशि होती है इसको पॉइजनस वाटर की तरफ जोड़ते हैं, तो यहाँ पे चंद्रदेव की जो स्थिति है वो काफ़ी वीक हो जाती है। बस एक चीज़ का अंतर है कि 4, 8, 12 धर्म त्रिकोण होते हैं, यानी मोक्ष त्रिकोण। तो चौथे घर का अष्टम से कनेक्शन हो, 12वें से कनेक्शन हो, तो इसलिए इंसान बहुत वैराग्य की तरफ चला जाता है, यानी मोक्ष प्राप्ति की तरफ चला जाता है। और वैसे भी मंगल के घर में
रानी का क्या काम, यानी सेनापति के घर में रानी का क्या काम। तो चंद्रदेव की ये स्थिति हमने समझी। दोस्तों अब आगे बात करते हैं मंगल देव की। अब मंगल देव पहले घर के मालिक हैं और अष्टम स्थान के मालिक हैं। ये दसम स्थान में बली होते हैं, यानी 10 नंबर राशि में, और नीच के हो जाते हैं इसके विपरीत 4 नंबर राशि में। अब दोस्तों 10वां स्थान क्या है? 10वां स्थान है हमारी कर्म का स्थान, हमारी मान सम्मान का स्थान, हमारी कर्म भूमि है। जो भी हमारे, जब हम वर्कर्स को देखते हैं, कोलीग्स को देखते हैं, तो 10वें स्थान का विचार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मंगल है सेनापति और शनि है सेना। तो कोई भी सेना, उसका अगर उसका सेनापति साथ में हो तो उसके बल में 4 गुनी वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए मंगल यहाँ पे आके काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं। दोस्तों इसके विपरीत मंगल देव जो हैं 4 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया कि चंद्रमा 8 नंबर में नीच के हुए, क्योंकि रानी का सेनापति के घर में क्या काम, वहीं यहाँ पे सेनापति का रानी के घर में क्या काम। तो मंगल देव जो हैं, जो एक अग्निकारक प्लेनेट है, और ये क्योंकि एक वाटर एलिमेंट का प्लेनेट है, 4th हाउस, तो यहाँ पे जो भी आग है उस पर आप पानी डालिए तो वो आग बुझ जाती है। तो उस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए कि मंगल जो है वो 10 नंबर राशि में उच्च का होता है, क्योंकि वो शनि की राशि है, तो सेनापति को सेना का साथ मिल गया। दोस्तों बात करते हैं बृहस्पति देव की। अब बृहस्पति देव को 9वां घर मिला है कालपुरुषी कुंडली में, और 12वां घर यानी धर्म और मोक्ष का घर। बृहस्पति देव जो हैं ये उच्च के होते हैं 4 नंबर राशि में, और नीच के होते हैं 10 नंबर राशि में। अब 4 नंबर राशि हमारे इमोशंस को दर्शाता है, चंद्रमा को दर्शाता है, हमारी होमलैंड को दर्शाता है, हमारी माता को दर्शाता है। तो गुरु का ज्ञान जब हमें मिल जाए, यानी अब हमारे पास सब ज्ञान इकट्ठा हो गया, तो हमें परम जो सुख है, जिसे हम बोलते हैं कि अब जो एक सुख की एक हायर लेवल है, जैसे आपके पास गाड़ी है, घर है, तो सुख सुविधा है, लेकिन जो परम सुख है वो ज्ञान से ही आता है। तो गुरु इसीलिए जब 4 नंबर राशि में होते हैं तो कहीं ना कहीं ज्ञान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है उसको दर्शाता है। और 210 नंबर राशि में ये नीच के हो जाते हैं। अब 10 नंबर राशि है शनि की। अगर गुरु शनि यानी सेना के घर जाएंगे, तो एक तो गुरु को वो गुरु ज्ञान देंगे तो सेना तो मानेगी नहीं, वो तो सेनापति की बात मानेगी। दूसरा, गुरु अगर शनि के घर यानी सेना के घर जाते हैं तो उन्हें खाने को क्या मिलेगा, क्योंकि सेना कौन सा इतना अमीर होती है। अगर गुरु राजमहल में जाएंगे तो वहाँ तो उनको अच्छा खाने पीने को मिल सकता है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो गुरु का 10 नंबर राशि में, जो कि मेहनत का पराक्रम का स्थान है, तो वहाँ गुरु को तो ज्ञान देने की वो एक वो मिली हुई है, जो उपाधि मिली हुई है। तो इसलिए उनको वहाँ पे वो अच्छा महसूस नहीं करते, तो 10 नंबर राशि में वो नीच के हो जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं बुधदेव की। अब बुधदेव की बड़ी एक यूनिक सिचुएशन है, क्योंकि ये इकलौते ऐसे ग्रह हैं जो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं, यानी 6 नंबर राशि में ये उच्च के होते हैं और 12 नंबर राशि में नीच के। दोस्तों बुध यानी प्रिंस। अब आप देखिए कि जब भी कोई राजा अपने बेटे को या सबसे बड़े बेटे को क्राउन प्रिंस डिक्लेयर करता था, तो क्या होता था कि सबसे पहले ये नहीं होता था कि वो जाएगा और जाके अब युद्ध लड़ेगा सेनापति के साथ। तो सबसे पहले जो राजकोष या ट्रेजरी होती है, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, उसका अधिकार क्राउन प्रिंस को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब आगे चल के उसे राज पूरा चलाना है, और राजा अभी भी राजा है। तो वो सबसे पहले अपनी जो पूरी राज्य का जो भी पूरा कार्यभार है, वो सबसे पहले वो हमेशा फाइनेंस मिनिस्ट्री को या पैसे या राजकोष या ट्रेजरी को संभालता था। कितना पैसा टैक्स से आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, क्या हमें राजकीय निर्माण की चीज़ें करनी हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बुध यानी उसके अंडर आती थी, जो क्राउन प्रिंस डिक्लेयर किया जाता था। और छठा घर जो होता है ये रोग शत्रु दुर्घटना के अलावा लोन्स का भी होता है, यानी जो भी हम लोन, जो भी बिजनेस डीलिंग में हम लोन लेते हैं उन चीज़ों को दर्शाता है। और बुध की ये अपनी ही राशि है, और बुध को हम बालक या प्रिंस से जोड़ते हैं। कोई भी राजकुमार, यानी अभी राजा तो बना नहीं, वो सबसे ज़्यादा खुश या सबसे ज़्यादा हैप्पी कहाँ होगा? वो अपने घर में होगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है यहाँ उसकी चलेगी, वो जितनी भी शरारतें करेगा सब उसकी बातें मानेंगे। तो इसलिए बुध जो है वो उच्च के अपनी ही राशि में होते हैं। अब नीच अवस्था जानी जाए इनकी। दोस्तों नीच अवस्था के दो कारण हैं। पहला, एक तो घर ये बृहस्पति का है। अब कोई भी राजकुमार को बोलो कि जाओ तुम ज्ञान लेने के लिए, तुम्हें उस गुरु के पास भेज रहे हैं 1 साल 2 साल 5 साल के लिए, तो वो राजकुमार अपने राजमहल में तो खूब मौज मस्ती करता है,
और वहाँ जाके तो उसको गुरु की वो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए बुध अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। दूसरा, ये शुक्र की उच्च राशि है 12 नंबर, क्योंकि शुक्र यहाँ उच्च के होते हैं। अब बुध जो है वो बालक है, उसे लस्ट या वो लग्जरीज या जैसे हम कह सकते हैं कि जो इस टाइप की काम वासना है उसकी अभी उसे नॉलेज ही नहीं है। ये ऐसे आप लगा लीजिए कि कोई 5 साल 6 साल का बच्चा है, उसे दुनिया की सबसे हसीन लड़की के पास भेज दिया जाए या खड़ा कर दिया जाए कि तुम जाओ, अब तुम उसके पास 2 4 घंटे तुम उनके साथ घूमो, तो उसको पता ही नहीं है वहाँ क्या करना है, तो वहाँ जाके वो बातें बातें करके आ जाएगा। तो बुध की ये नीच अवस्था मानी जाती है। दोस्तों, शुक्रदेव की बात करें, शुक्रदेव दूसरे घर के मालिक हैं और सप्तम स्थान के मालिक हैं। ये उच्च के होते हैं 12 नंबर राशि में और नीच के 6 नंबर राशि में, यानी बुध के विपरीत। अब दोस्तों, शुक्र जो हैं सप्तम स्थान के मालिक हैं, सेकंड हाउस के मालिक हैं। 12वां घर होता है खर्च का, इंजॉयमेंट का, यानी हमने पैसा जो कमाया उसको हम खर्च करते हैं 12वें घर से। तो 12वें घर में शुक्र होते हैं किसी की कुंडली में, तो ऐसा इंसान अपने ऐशो आराम पे, ब्रांडेड चीज़ों पे, घूमने फिरने पे, मौज मस्ती पे खूब खर्च करता है। और वो इसको धन आता भी रहता है जिसकी वजह से ये खर्च करता रहता है। जैसे कई लोगों को या कई लड़कियों को आपने देखा होगा कि वो शुगर डैडी बना लेती हैं, या शुगर मम्मा का भी कंसेप्ट है खैर। तो उसमें क्या होता है कि किसी और के पैसे पे वो इंजॉय करती हैं। और वो क्योंकि सुंदर होती हैं, तो कोई ऐसा आदमी जो 60 साल 70 साल का है और वो यंग लड़की के साथ घूम रहा है, तो वो एक तरीके की उसकी उसको पैसा खर्चवाने का तरीका दिखाते हैं। यानी जिसकी भी कुंडली में 12वें घर में शुक्र होगा, ऐसा इंसान खर्चीला तो होगा लेकिन पैसा भी आता रहेगा। तो एक तरीके का राजयोग है ये। और दोस्तों, अगर छठे 6 नंबर राशि में अब वही वाली स्थिति आ गई कि अगर बहुत कोई सुंदर लड़की है, उसे राजकुमार के पास भेज दिया जाए जो भी 5 6 साल का है, तो वो वहाँ पे उसका कोई ऐसी चीज़ें वो कर ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसे बालक को भी इन चीज़ों की समझ ही नहीं है। वहीं दोस्तों, जो छठा घर है वो लोन्स का है या रोग शत्रु दुर्घटना का है। तो ऐशोराम वाला प्लेनेट वीनस, उसको इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है, वो इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहता है। यानी लोन लेने की क्या ज़रूरत है, बस घूमने जाओ, या रोग या शत्रु क्या करने हैं, मैं अपनी लाइफ में इंजॉय करूं। तो इन चीज़ों से वो दूर रखते हैं। तो शुक्र जो है वो 6 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं। दोस्तों, शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव 7 नंबर में उच्च के होते हैं, 1 नंबर में नीच के, यानी सूर्य से विपरीत। अब शनिदेव 10 और 11 नंबर राशि या आप कह सकते हैं कि कुंडली के इन स्थानों के मालिक होते हैं। और सप्तम स्थान क्या है, भोग का, यानी इंजॉयमेंट का। तो जब भी अभी लोग लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई लड़ने के बाद स्पॉइल्स ऑफ वॉर, सबसे पहले वो क्या होता है कि जाओ वहाँ जाके जो लड़कियाँ हैं उनसे अब शादी करेंगे, क्योंकि उनके आदमी लोग मर गए हैं या उनके पिता को हमने लड़ाई में मार दिया है। तो लड़कियों के साथ इस तरीके का व्यवहार करना, शादी करना, उनको स्पॉइल्स ऑफ वॉर समझा जाता था, यानी पहले ज़माने से लेके अगर देखा जाए। तो शनिदेव यानी सेना, ये उच्च की होगी, जो भोग की राशि है, इंजॉयमेंट की राशि है, लग्जरीज की राशि है। तो इस राशि में आके शनि उच्च के हो जाते हैं। और 1 नंबर राशि में क्यों नीच के हो जाते हैं? अब 1 नंबर राशि है मंगल की। तो यहाँ पे शनि का नेचुरल सी बात है कि एक बार सेनापति के साथ उन्होंने मिलके काम कर लिया, वो काम निपट गया, तो उसके बाद उनको वहाँ आके फिर से सेनापति के पास आएंगे, तो सेनापति तो फिर सेना को काम पे लगा देंगे। तो इसलिए जो सेना है वो यहाँ कहीं ना कहीं आके वीक महसूस करती है। दोस्तों, ये मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये ज्योतिषीय तर्क है। इसके अलावा फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट या दिशाओं की भी बात होती है। जैसे सूर्य यहाँ पे अति विशिष्ट कारक या दिग्बली होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन जो होती है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है जिसमें सूर्य को अति बल प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे हम ज्योतिषीय तर्क की बात कर रहे हैं। तो शनि की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं राहु केतु की। दोस्तों, राहु जो हैं ये 2 और 3 नंबर, यानी शुक्र और बुध की राशियों में उच्च के होते हैं। अब 2 नंबर राशि और 3 नंबर राशि, अब एक सिंपल सी बात है कि राहु को माया फैलानी है, तो दूसरा घर हमारी वाणी का है, तीसरा घर हमारी मेहनत का है। और ये बुध और शुक्र के घर होने की वजह से जो राहु के मित्र हैं या अति मित्र हैं, तो यहाँ पे राहु अगर होते हैं इन राशियों में, तो वो अपना पूरा जलवा दिखा सकते हैं। राहु को कलयुग का राजा भी कहा जाता है। तो इन राशियों में होने पे वो अति विशिष्ट कारक होते हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली शाहरुख खान जी की कुंडली बनाई की डिस्कशन की थी, जो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उनके दूसरे नंबर में ही राहु हैं। तो आप लगा लीजिए कि वो एक तरीके के राजयोग कारक हैं, और उनके ये 10th हाउस के मालिक 10th हाउस में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने अपने कार्यस्थल में कितनी ज़बरदस्त तरक्की करी है। और राहु सिनेमा जगत
पॉलिटिक्स के भी कारक हैं। तो 2 और 3 नंबर में राहु उच्च के हो जाते हैं, और वहीं इनके विपरीत 8 और 9 नंबर में ये नीच के हो जाते हैं। अब दोस्तों, अष्टम स्थान तो वैसे ही मृत्यु स्थान है, और 9 नंबर है गुरु का स्थान। ये मंगल का है, जो जो सेनापति है, यानी ग्रहों का, गुरुओं का सेनापति, और ये देवताओं के गुरु हैं। तो एक नैसर्गिक तौर पे राहु को इनसे चिढ़ है या परेशानी है, क्योंकि एक तो सेनापति है दानवों का और दूसरा उनका गुरु है। तो राहु इसीलिए इन दोनों राशियों में अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते, क्योंकि वो यहाँ पे काफ़ी वीक हो जाते हैं। और राहु को वैसे भी जो गूढ़ रहस्य हैं, क्योंकि वो खुद ही मायावी है, तो गूढ़ रहस्य और ज्ञान इन सब से उसको वैसे ही एलर्जी है। और जो, अगर आप देखें कि कोई इंसान बहुत ट्रैवलिंग करता है या बहुत कम्युनिकेशन मार्केटिंग के क्षेत्र में जो जो 3 नंबर आ जाती है, घूमने फिरने का, ये सारे राहु के ही कार्यकाल में आते हैं। अब इससे विपरीत केतु जो है वो 8 और 9 में उच्च का हो जाता है, और 2 और 3 में नीच का। दोस्तों, केतु जो है इसका सर नहीं है, तो जो इसका सर नहीं है वो उस चीज़ की प्यास है उसको, यानी नॉलेज की प्यास, विजडम की जो प्यास है वो इसको, केतु को है। तो 8 और 9 नंबर राशियों में ये उच्च का होता है, क्योंकि ज्ञान को ही ये अपनी प्राथमिकता मानता है, नॉलेज को ही। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब भी सारे ग्रह एक साथ थे, और तो उनमें उनमें केतु को थोड़ा अलग माना जाता था कि ये आउटकास्टेड हैं, या इनका तो सर ही नहीं है, ऐसे करके। तो केतु जो हैं वो ज्ञान लेने के लिए बृहस्पति देव के पास गए, और बृहस्पति देव ने उन्हें कहा कि ज्ञान की बहुत वैल्यू है, जो परम ज्ञान है, जो यानी जो उच्च ज्ञान है, वो मोक्ष का ज्ञान है, और वही जो ज्ञान है वो आपको, उसकी वो मतलब उसकी अथॉरिटी आपको दी जाती है। तो यही कारण है दोस्तों कि केतु कुंडली के 12वें स्थान में होता है, जो गुरु का घर है। तो ऐसा इंसान मोक्ष के लिए या धार्मिक कार्यक्रम में काफ़ी संलग्न रहता है, क्योंकि वो मोक्ष की तरफ प्रेरित करता है। और वहीं इससे विपरीत अगर देखा जाए 2 और 3 नंबर, ये शुक्र और बुध की राशियां हैं, तो भोग का केतु से कोई मतलब नहीं है। इवन जैसे राजकुमार है या राजशाही चीज़ें हैं, उससे भी केतु को कोई मोह नहीं है, क्योंकि वो डिटैचमेंट को शो करता है। तो दोस्तों, ये सारी स्थितियाँ जो मैंने आपको बताई, ये एक ज्योतिषीय तर्क है, ये याद रखने के लिए कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्लेनेट उच्च या नीच का है, तो आपको ये देखना है कि वो कहाँ पे उच्च या नीच का है। यहाँ तो आपने कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से देख लिया, लेकिन वो इसका एक नेचुरल स्थान भी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें, यहाँ पे 4 नंबर राशि अगर 10th हाउस में होगी, तो 7 नंबर राशि पहले घर में आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर मंगल बैठा होगा, तो मंगल नीच का तो हो गया, लेकिन वो यहाँ पे दिग्बली भी होता है, तो उसकी नीचता में कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि नेचुरली वो यहाँ पे एक अच्छी स्थान में होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, शाहरुख खान जी की जो मैंने अभी कुंडली बनाई थी, उनका 5 नंबर लगन है, और यहाँ पे 7 नंबर राशि आती है, और यहाँ पे उनके सूर्य मौजूद हैं, वो भी स्वाति यानी राहु के नक्षत्र में, तो परम नीच अवस्था में है। लेकिन 3rd हाउस में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो दोनों चीज़ें हुई कि उनके पेरेंट जो ऐसे थे वो भी अच्छे लेवल के थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, और ये भी हुआ कि उनकी उनसे दूरियां हो गई, और 15-16 साल में उनकी, जब शाहरुख खान जी 15-16 साल के थे तो उनकी मृत्यु हो गई। तो पिता से फिजिकल, इमोशनल और मेंटल दूरियां हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आपने ये चीज़ देखनी है कि अगर आपकी कुंडली में कोई प्लेनेट उच्च का है, तो वो नेचुरल जो उसकी स्थान में उच्च का होता है, तो वो बेहतरीन स्थिति बन गई। फिर से मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आपका 1 नंबर ही लगन है, और 4 नंबर में आपको बृहस्पति दिख गए। ऐसा इंसान एक तो अपने फैमिली लाइन ट्री में ही दोबारा पैदा हुआ होता है, यानी उसके फोर फादर्स में ही वो आत्मा वापस आई होती है, और दूसरा ऐसा इंसान के खूब सारे वाहन, मकान, सुख उसको प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो नेचुरली उस स्थान में उच्च का हो गया है। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, और आप इसको याद रखने की भी कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम लगन राशि के हिसाब से जानेंगे कि वो ग्रह हमें मैसेज क्या दे रहे हैं, उच्च का होने का या नीच का होने का। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम